हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई फर्स्ट स्टडी पर। आज की इस क्लास में 17 और 18 अक्टूबर को पूछे गए ट्रिपल सी एग्जाम में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये सभी प्रश्न आपके होने वाले ट्रिपल सी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सो आप सभी इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखें। और आज के प्रश्न हमें भेजे हैं गोविंद और आदित्य ने अयोध्या से, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें प्रश्न भेजे हैं। और आप सभी भी अपने प्रश्न हमें जरूर भेजें। प्रश्न आप हमें मेल कर सकते हैं info.triplec@gmail.com पर, या फिर हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर भी अपने प्रश्न भेज सकते हैं। आपको सर्च करना है ट्रिपल सी बाई फर्स्ट स्टडी और वहां से अपने प्रश्न आप हमें भेज सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 9452299436 पर। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास की। आज का सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है और जो भी बच्चे लाइव आ चुके हैं आप सभी क्लास को शेयर जरूर करें ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर सकें। ठीक है, आज इस क्लास में 35 क्वेश्चन हैं। इस सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए पूरा क्लास करें और कोशिश करना कि सारे क्वेश्चन का जवाब आप सही करें। ठीक है, तो डिजी लॉकर में यूजर को कितना स्पेस मिलता है, कितना स्पेस वहां पर दिया जाता है। डिजी लॉकर एक डिजिटल लॉकर है, एक एप्लीकेशन है जिसको आप अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल कर सकते हो और वहां पर अपने डॉक्यूमेंट आप रख सकते हो। ये बिल्कुल लीगल है, यानी कि वैलिड है। जो भी डॉक्यूमेंट वहां पर आप रखते हैं वो आपके वैलिड होते हैं, मान्य होते हैं। तो वहां पर आपको स्पेस कितना दिया जाता है, 1 GB का। 1 GB का स्पेस आपको जो आपका डिजी लॉकर है उसमें मिलता है। हालांकि जब ये रिलीज हुआ था उसमें इसमें केवल 100 MB का स्पेस था, लेकिन उसके तुरंत बाद इसको बढ़ा करके 1 GB कर दिया गया था। ठीक है, अगर आपसे पूछें कि डिजी लॉकर कब लॉन्च किया गया था तो दिसंबर 2015 में इसे लॉन्च किया गया था। किसने इसको डेवलप किया था, तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा ये डेवलप किया गया था डिजी लॉकर, ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या पूछा है, इंटरनेट पर दो सर्वर का नाम समान हो सकता है। दो सर्वर का नाम एक समान हो सकता है इंटरनेट पर, क्या ये सही है? नहीं, तो ये फॉल्स हो जाएगा। दो सर्वर का नाम समान नहीं हो सकता है ना, तो ये हो जाएगा हमारा फॉल्स, क्योंकि यहां पर फॉल्स हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन पूछा है ईपीएफओ का पूरा नाम बताना है। ईपीएफओ का फुल फॉर्म आपको बताना है। सारे क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, इसलिए आप सभी लोग क्लास को पूरा किया करो, कंप्लीट किया करो और जो चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट लगे उसको नोट डाउन कर लिया करो। या आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप अपनी टेलीग्राम पर सर्च करेंगे ट्रिपल सी बाई फर्स्ट स्टडी से, तो वहाँ से भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर इसके PDF आपको प्रोवाइड हो जाएंगे, मिल जाएंगे। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट www.triplec-first.com से भी इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं और ये क्वेश्चन वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर हमारा ऑप्शन पहला हो जाएगा एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन अगला आपको आंसर करना है और यहाँ पर आपसे पूछा है OCR का पूरा नाम क्या होता है। चलिए OCR का पूरा नाम आपको आंसर करना है, फुल फॉर्म क्या होता है। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है OCR का पूरा नाम। अब पूछा है आपसे QR कोड का फुल फॉर्म क्या होता है। QR कोड का फुल फॉर्म क्या होता है। QR का मतलब होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड। अब कई बार ये भी पूछेंगे आपसे कि QR कोड को किसने डेवलप किया, किसने बनाया, तो डेंसो वेब ने QR कोड को बनाया। इसका पूरा नाम होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा बी करेक्ट, क्विक रिस्पॉन्स कोड होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में लगभग हर बार आया है। OTP का पूरा नाम क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है। OTP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो याद रखना है OTP का मतलब होता है वन टाइम पासवर्ड। ये पासवर्ड केवल वन टाइम के लिए होता है, मतलब एक बार एक्सेस करने के लिए होता है। इसके बाद इसको आप दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। कई बार आता है कि वन टाइम पासवर्ड क्यों सुरक्षित है, तो इसलिए सुरक्षित है क्योंकि इसको हम केवल एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार हम किसी जगह लॉगिन कर रहे हैं तो वहाँ पर अगर OTP हमारे पास आता है तो वो केवल एक बार के लिए वैलिड होता है और उसका एक टाइम पीरियड भी होता है। उस टाइम पीरियड में अगर आप उसे इस्तेमाल नहीं करते हैं तो फिर OTP वो काम नहीं करता है। इसलिए ये बिल्कुल सिक्योर होता है, सुरक्षित माना जाता है। ठीक है, लिब्रियोफिस कैल्क में फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है। फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स मतलब सेल को फॉर्मेट करने का एक डायलॉग बॉक्स, एक बॉक्स ओपन करना है तो उसके लिए क्या शॉर्टकट की आप इस्तेमाल करते हैं।
देखो मैंने बहुत सारे लिब्रे ऑफिस कैल्क पे भी क्लास दिए हैं आपको, और इम्प्रेस और आपका जो राइटर है उस पर भी क्लास दिए हैं, तो वहाँ पर इन चीज़ों को मैंने बता रखा ऑलरेडी, ठीक है। बट आप लोग सभी क्लास करेंगे तो पता चल जाएगा आपको, ये सारी चीज़ें वहाँ पर भी प्रैक्टिकल हमने समझाई हैं। कंट्रोल 1 अगर आप प्रेस करते हैं तो इससे क्या होता है, सेल डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, ठीक है। सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स आप ओपन कर सकते हैं कंट्रोल 1 से। अगला क्वेश्चन है FDM का फुल फॉर्म। FDM का पूरा नाम क्या होता है? FDM का मतलब होता है, इसका फुल फॉर्म होता है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। यहाँ पर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है फेसबुक के फाउंडर कौन है? और भाई सभी साथी जो भी बच्चे लाइव हैं, आप लोग सबसे पहले तो क्लास को लाइक करो, शेयर करो, ठीक है। और जो भी साथी चैनल पर पहली बार हों, नए हों, आप सब्सक्राइब करो, बेल आइकन भी ऑन करो, ताकि नोटिफिकेशन भी आपको आए जब भी हम कोई नया क्लास करें, कोई नई वीडियो अपलोड करें, उसका नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच पाए, ठीक है। यहां पर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन बी, मार्क जुकरबर्ग, ये हैं फेसबुक के फाउंडर। ये भी क्वेश्चन बहुत रिपीट हुआ है इस बार एग्जाम में। अब पूछा है DPI का पूरा नाम। DPI का पूरा नाम क्या होता है? तो DPI का मतलब होता है डॉट पर इंच। ऑप्शन हमारा फर्स्ट हो जाएगा यहाँ पे, डॉट्स पर इंच होता है DPI का पूरा नाम। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है IRCTC किस बुकिंग ऑनलाइन सेवा में प्रयोग होता है? यानी कि जो IRCTC है ये किस बुकिंग ऑनलाइन सेवा में प्रयोग होता है, इस्तेमाल होता है, ठीक है। क्वेश्चन 11 का आप सभी जवाब करें जल्दी से। क्या हो जाएगा? बस टिकट होगा, रेल टिकट होगा, एयर टिकट होगा, या इसमें से कोई नहीं? तो ये होगा रेल टिकट, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट। क्वेश्चन अगला है नई डायरेक्टरी बनाने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? बताइए। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये सभी डायरेक्टरी हमने आपको सभी कमांड हमने आपको एक अलग से वीडियो में बता दी हैं, पढ़ा दी हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं अगर आपने नहीं पढ़ा है। वहाँ पर सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट कमांड्स के बारे में हमने आपको बताया है, ठीक है। और किसी दिन आपको विद प्रैक्टिकल हम इसको बताएंगे, समझाएंगे, ताकि और अच्छे से आप इसको समझ पाएँ, ठीक है। तो अगर आप एक नई डायरेक्टरी बनाना चाहते हैं, इसके लिए आपको MKDIR ये आपको कमांड देनी होती है। MKDIR इसका मतलब होता है मेक डायरेक्टरी, मतलब एक नई डायरेक्टरी हम बनाना चाहते हैं। डायरेक्टरी मीन्स फोल्डर, जैसे आप लोग फोल्डर बनाते हैं ना, उसी को हम डायरेक्टरी भी कहते हैं। तो यहाँ पर एक नई डायरेक्टरी बनाने के लिए हम MKDIR इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। दूरस्थ स्थान जैसे कि गूगल ड्राइव, स्प्रेडशीट सहेजने के लिए यूज किया जाता है। दूरस्थ स्थान यानी कि इंटरनेट पर, जैसे कि आपका गूगल ड्राइव हो गया, वहाँ पर अगर हम कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं, या कोई स्प्रेडशीट बनाते हैं, उसको सहेजने के लिए। अब सहेजने का मतलब देखो यहाँ पे क्या है, सेव करने के लिए। सहेजने का मतलब है यहाँ पे सेव करने के लिए। तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं? सेव, सेव ऑल, सेव एज, या इसमें से कोई नहीं? तो याद रखना है दूरस्थ स्थान यानी कि इंटरनेट पर, जैसे कि गूगल ड्राइव हो गया, और गूगल ड्राइव में अगर आप स्प्रेडशीट या कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो वहाँ पर हमें सेव करने के लिए इसमें से कुछ भी नहीं करना होता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे है हमारा, नन ऑफ दीज, ऑटोमेटिक वहाँ पर सेव हो जाता है, हमें सेव करने की आवश्यकता नहीं होती है। ऑटो टेक्स्ट कमांड किस मेनू में होता है? ये आपका राइटर से क्वेश्चन है। ऑटो टेक्स्ट कमांड कहाँ पर होता है, कौन से मेनू में होता है? तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टूल्स मेनू में होता है ऑटो टेक्स्ट। अगर आप राइटर प्रोग्राम में आते हैं तो यहां पर आपका दिया है एक टूल्स मेनू, ठीक है। और यहां पे देखो, आप इसमें आओगे, टूल्स मेनू में आओगे तो यहां पर एक ऑटो टेक्स्ट का ऑप्शन दिखेगा, जिसकी कंट्रोल F3 शॉर्टकट भी होती है। ऑटो टेक्स्ट ये कहाँ मिलता है? टूल्स मेनू में मिलता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आप सारे मेनू में कौन कौन सी कमांड होती हैं एक बार इसको भी जरूर पढ़ें, ठीक है। और जिन बच्चों का नवंबर या दिसंबर में एग्जाम है, तो आप सभी के लिए मैं एक बार फिर से ये सारी कमांड्स के बारे में बताऊंगा, तो आप इसे यहाँ से आसानी से पढ़ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, ये रहा। और यहाँ पे बताना है BIOS का पूरा नाम क्या होता है? BIOS क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है BIOS। ओके, अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे, लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइल मेनू में कौन सा ऑप्शन नहीं होता है? लिब्रे ऑफिस राइटर के फाइल मेनू में इसमें से कौन सा ऑप्शन नहीं होता है? बताइए।
न्यू, सेव, सेव एज और अंडो, इसमें से कौन सा ऑप्शन नहीं होता है? तो ध्यान रहे आपको, अंडो यहाँ पे हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट। ये फाइल मेनू में नहीं होता है, लेकिन ये कहाँ होता है? एडिट मेनू में होता है। देखो यहाँ पर जब आते हैं तो ये देखो हमारा ये रहा फाइल मेनू। इस फाइल मेनू में न्यू का भी ऑप्शन होता है, ओपन का भी होता है, सेव का भी होता है और सेव एज का भी होता है। बट एडिट मेनू में जाएंगे तो यहाँ पर हमें ये अंडो का ऑप्शन मिलता है, ना कि फाइल मेनू में। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट में सेव एज की शॉर्टकट की, सेव एज करने की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल शिफ्ट और एस। अब ये चाहे स्प्रेडशीट में पूछें, यानी कि जो आपका कैल्क होता है, लिब्रे ऑफिस की बात करें क्योंकि लिब्रे ऑफिस में ही होती है कंट्रोल शिफ्ट और एस। अब चाहे वो राइटर हो, चाहे कैल्क हो, चाहे आपका इम्प्रेस हो, इन तीनों में कंट्रोल शिफ्ट एस से हम सेव एज कर सकते हैं, कंट्रोल एस से हम सेव कर सकते हैं। ठीक है, कुछ शॉर्टकट की जो होती हैं वो लिब्रे ऑफिस में समान रहती हैं, चाहे वो आपका कैल्क हो, चाहे वो आपका इम्प्रेस हो, चाहे वो आपका राइटर हो। बट कुछ शॉर्टकट की कुछ स्पेशल होती हैं जो कैल्क, इम्प्रेस और राइटर में अलग अलग होती हैं, इनको भी ध्यान रखें। और शॉर्टकट पर भी मैंने कई सारे क्लास दिए हैं, तो उसको आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। वहाँ पर विद प्रैक्टिकल भी एक आपको प्लेलिस्ट मिलेगा। ठीक है, चैनल पर जाएंगे, जब वहाँ प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर लिब्रे ऑफिस नाम से प्लेलिस्ट मिलेगा, विद प्रैक्टिकल सभी शॉर्टकट को हमने समझा दिया है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। किस मेनू में नोट्स व्यूज दिखाई देता है? नोट्स व्यू अगर आप देखना चाहते हैं तो कौन से मेनू में देख सकते हैं? और ये नोट्स व्यू जो क्वेश्चन पूछा गया आपसे, ये हमारा है इम्प्रेस से। इम्प्रेस में अगर हम जो स्लाइड होती है उसको नोट्स व्यू में देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, बट कौन से मेनू में जाके देख सकते हैं? वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग व्यू मिलते हैं, तो हम यहाँ व्यू वाले ऑप्शन में आके इम्प्रेस में जाएंगे, वहाँ पर व्यू ऑप्शन में जाकर के हम नोट्स व्यू कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा है निम्न में कौन सा ईमेल पता सही नहीं है? इसमें से एक ऐसा ईमेल एड्रेस है जो कि वैलिड नहीं है, सही नहीं है, वो आपको ढूंढना है। तो यहाँ पर कौन सा होगा आपका राइट आंसर? जल्दी से कमेंट बॉक्स में भाई आंसर करिए सभी साथी, जो भी बच्चे लाइव हैं इस समय। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट, ये वैलिड ईमेल एड्रेस नहीं है। देखो इसमें कमी क्या है, पहले ये देख लो आप। अगर हम यहाँ पे बताएं, सबसे पहले डी को हम बताते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है इन्फो, उसके बाद में यहाँ पे दिया है @ का सिंबल, उसके बाद में यहाँ पे दिया है आपका डोमेन नेम CCC/BYFST.com। तो ये बिल्कुल वैलिड ईमेल एड्रेस है ना? क्योंकि आपको पता है ईमेल एड्रेस में दो पार्ट होते हैं, एक पहला वाला पार्ट होता है वो हमारा यूजर नेम होता है, और दूसरा वाला पार्ट होता है जो हमारा डोमेन नेम होता है। दोनों पार्ट्स को अलग करने का काम कौन करता है या जोड़ने का काम कौन करता है? @ का एक सिंबल होता है, ये काम करता है। ठीक है, अब अगर ऊपर वाले में देखेंगे तो यहाँ पे help@gmail.com, तो यहाँ पे देखो डोमेन नेम चेंज हो गया है। अब कोई भी डोमेन नेम हो सकता है, वहाँ पर आप अपना ईमेल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे जीमेल और आपके याहू और हॉटमेल, ये सब आपको सर्विस देते हैं फ्री में, आप वहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल वैलिड है। अब अगर यहाँ पे बात करें जैसे कि info.CCC, उसके बाद में @ फिर CCC/BYFST.com, तो ये भी बिल्कुल वैलिड ईमेल का एक एड्रेस है, पता है। लेकिन पहले वाले में देखो यहाँ पे जो @ का सिंबल दिया है, इसके साथ में डॉट का भी, यहाँ पे डॉट भी दे दिया गया है, help.@, तो ये दोनों साथ नहीं हो सकते हैं। @ के आगे और पीछे कोई भी कैरेक्टर नहीं हो सकता है, ये ध्यान रखना है, वहाँ पर कोई डॉट वगैरह नहीं हो सकता है, तो इसलिए ये हो जाएगा यहाँ पे फॉल्स, यानी कि ये आपका गलत ईमेल का एड्रेस है, पता सही नहीं है। लास्ट में डोमेन नेम होगा और इससे पहले हमारा यूजर नेम होगा, लेकिन जो @ का सिंबल होगा इसके आगे और पीछे कोई भी डॉट नहीं होना चाहिए, कोई और कैरेक्टर नहीं होना चाहिए, केवल @ रहेगा। हाँ, इससे पहले जैसे यहाँ पे डॉट दिया है, ये आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ये बिल्कुल वैलिड रहेगा। SEO सिस्टम इन्वायरमेंट ऑप्शन है, क्या ये सही है? ट्रू एंड फॉल्स में बताना है आपको। SEO सिस्टम इन्वायरमेंट ऑप्शन है, 20 में कौन सा करेक्ट आंसर होगा? ये फॉल्स हो जाएगा। SEO का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है, ना कि सिस्टम इन्वॉल्वमेंट ऑप्शन होता है, तो ये हो जाएगा फॉल्स, ऑप्शन बी करेक्ट है हमारा। आप सभी सक्रिय सेल का चयन कर सकते हैं, जो भी एक्टिव सेल हैं सभी का चयन कर सकते हैं। ट्रू एंड फॉल्स में बताइए क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर? तो बिल्कुल आप सभी सक्रिय सेल का चयन कर सकते हैं, ये बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन पहला यहाँ पे सही हो जाएगा।
शीर्षक एक वेब पेज का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। शीर्षक यानी कि टाइटल, और टाइटल एक वेब पेज का सबसे इंपॉर्टेंट तत्व आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्या ये सही है? तो बिल्कुल सही है। किसी भी वेब पेज का जो शीर्षक होता है, जो टाइटल होता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर उसमें टाइटल नहीं है तो हम उस पर यूजर उस पर क्लिक नहीं करेगा, है ना, उसको पता नहीं चलेगा कि इसके अंदर क्या चीज़ है ना। तो जो टाइटल होना चाहिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। और अगला क्वेश्चन है, डिजी लॉकर का उपयोग करने का फायदा नहीं है। इसमें से कौन सा फायदा नहीं है? डिजी लॉकर का अगर उपयोग करते हैं तो उसमें कौन सा बेनिफिट नहीं है? भौतिक दस्तावेजों का उपयोग कम से कम होता है, इसमें भौतिक दस्तावेजों से छुटकारा, या दस्तावेज हमेशा उपलब्ध रहते हैं, या इसमें से कोई नहीं। थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, आपको जल्दी से जवाब करना है। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? देखो, डिजी लॉकर का उपयोग करने का फायदा नहीं है। इसमें फायदा बस ये नहीं है कि इसमें भौतिक दस्तावेजों का उपयोग कम से कम होता है, यानी कि यहाँ पे भौतिक दस्तावेजों का उपयोग नहीं होता है, ये बेनिफिट नहीं है। लेकिन यहाँ पर फायदा क्या है इससे, कि भौतिक दस्तावेजों से छुटकारा मिल जाता है। ठीक है, यानी कि जो फिजिकल डॉक्यूमेंट होते हैं उनसे हमें छुटकारा मिल सकता है। दस्तावेज हमेशा हमारे पास उपलब्ध रहते हैं, यानी कि हमारे डिवाइस में रहते हैं, और डिवाइस हमारा आपके साथ रहती है, तो आप जब चाहें तो अपने सारे दस्तावेज वहां से देख सकते हैं जो भी इसमें होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आप कह सकते हैं कि ये इसमें बेनिफिट नहीं है। अगर आप भौतिक रूप से इस्तेमाल करना चाहते हैं जो भी हैं, तो वो आपके काम की चीज़ नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ पे भौतिक दस्तावेजों का उपयोग कम से कम होता है, ये इसमें फायदा नहीं है। ठीक है, ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विंडो में टास्क बार को डैश स्थान पर सेट नहीं कर सकते हैं। जो आपकी विंडो में एक टास्क बार होती है, उस टास्क बार को आप कहां पर नहीं सेट कर सकते हैं? लेफ्ट, राइट, सेंटर या टॉप में? क्वेश्चन नंबर 24 का जवाब करना है। देखो, विंडो के अंदर जो टास्क बार होती है उसका बाय डिफॉल्ट स्थान क्या होता है, ये पहले समझ लो। वो हमेशा बाय डिफॉल्ट कहाँ होती है? बॉटम में होती है। बाय डिफॉल्ट बॉटम में होती है, सबसे नीचे होती है टास्क बार, जहां पर आपका स्टार्ट बटन होता है, जहां पर राइट हैंड साइड में टाइम दिया होता है ना, तो वहां पर टाइम दिया होता है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी हो जाएगा, सेंटर में। यानी कि जो आपकी टास्क बार है, हम उसको सेंटर में नहीं कर सकते हैं, बीच में नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम राइट में चाहते हैं तो राइट में कर सकते हैं, लेफ्ट में चाहते हैं तो लेफ्ट में कर सकते हैं, टॉप पर अगर चाहते हैं तो अपनी टास्क बार को हम टॉप पर भी कर सकते हैं, लेकिन उसे हम सेंटर पर, बीच में नहीं कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं, इसके लिए आपको टास्क बार पर राइट क्लिक करना होता है। राइट क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको प्रॉपर्टीज का एक सबसे नीचे ऑप्शन मिलेगा, वहां पे क्लिक करके आप चेंज कर सकते हैं। अगली स्लाइड पर जाने के लिए डाउन एरो की दबाते हैं। अगर आप अगली स्लाइड यानी कि नेक्स्ट स्लाइड पर जाना चाहते हो, और देखो यहाँ पे स्लाइड की बात आई, इसका मतलब आप इंप्रेस में चले जाओ, है ना, इंप्रेस पावर पॉइंट में चले जाओ। बट आपके एग्जाम में मोस्टली इंप्रेस से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि लिब्रे ऑफिस आ गया, जब से आपका सिलेबस चेंज हुआ है, तो हम लोग इंप्रेस की बात करेंगे। तो अगली स्लाइड पर जाने के लिए हम डाउन एरो की प्रेस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, तो पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगली स्लाइड पर जाने के लिए आप डाउन एरो प्रेस कर सकते हैं। आप अपने कीबोर्ड में एन प्रेस कर सकते हैं, जो एन अल्फाबेट होता है उसको प्रेस कर सकते हैं। आप पेज डाउन प्रेस कर सकते हैं, जो की होता है ना पेज डाउन का, उसको प्रेस कर सकते हैं। और यही अगर आप पिछली स्लाइड पर जाना चाहते हैं तो पेज अप कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो अप एरो होता है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और पी जो आपके अल्फाबेट होते हैं, पी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं प्रीवियस स्लाइड पर जाने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, IMEI का पूरा नाम। IMEI का फुल फॉर्म बताना है। यहां पर हो जाएगा बी ऑप्शन, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी होता है IMEI का पूरा नाम। IMPS स्टैंड्स फॉर, इसका मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है IMPS का? 27 का जल्दी से जवाब करिए, कौन सा करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ पे हो जाएगा इमीडिएट पेमेंट सर्विस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस होगा, ध्यान रखना है। इम्प्रेस में अधिकतम जूम साइज कितना होता है, मैक्सिमम जूम साइज कितना होता है इम्प्रेस के अंदर? इम्प्रेस की बात करें तो यहाँ पर मैक्सिमम जूम होता है 3000%। ठीक है, अधिकतम जूम कितना बढ़ा सकते हैं? 3000%, और कम से कम कितना कर सकते हैं? 5%। ये ध्यान रखना है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी एक सिलेक्टेड रो की चौड़ाई बढ़ाई जा सकती है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी एक सिलेक्टेड रो की चौड़ाई बढ़ा सकते हैं, तो बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। यहां पर हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट है, ये हो जाएगा ट्रू। अगला क्वेश्चन पूछा है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में
फुल स्क्रीन की शॉर्टकट की क्या होती है? अगर आप फुल स्क्रीन देखना चाहते हैं तो उसके लिए क्या शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं, ये आपको जवाब करना है। और यहाँ पे करेक्ट हमारा होगा कंट्रोल शिफ्ट और जे। कंट्रोल शिफ्ट और जे से हम फुल स्क्रीन कर सकते हैं। प्राथमिक मेमोरी दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी? प्राइमरी, सेकेंडरी, रैम रोम या इसमें से कोई नहीं? तो प्राथमिक मेमोरी दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है वो आपको बतानी है। प्राथमिक मतलब कि मेन मेमोरी, है ना? तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा, रैम और रोम। जो आपकी प्राथमिक मेमोरी होती है, जो आपकी मेन मेमोरी होती है, वो दो प्रकार की होती है। एक तो हमारा रैम होता है, जिसे हम रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं, जिसे रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। इसको हम वोलेटाइल मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। रैम हमारा कैसा होता है? ये आपका एक टेम्परेरी मेमोरी होता है, एक अस्थायी मेमोरी होता है, यानी कि इसमें डेटा हमारा सुरक्षित नहीं रह सकता, बट कुछ समय के लिए जब हम अपने कंप्यूटर पर काम करते होते हैं किसी एप्लीकेशन में, उसमें डेटा हमारा वहाँ पे रहता है, उसके बाद में वहाँ से डेटा हमारा हट जाता है। लेकिन रोम जो होता है ये हमारा एक परमानेंट मेमोरी होता है, जिसे हम नॉन वोलेटाइल भी कहते हैं। रोम जिसका मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी, तो ये आपकी एक स्थायी मेमोरी है, एक परमानेंट मेमोरी है, ठीक है, ध्यान रखना है। और रैम आपका एक अस्थाई है, एक टेम्परेरी मेमोरी है, जिसको हम वोलेटाइल कहते हैं, रोम को नॉन वोलेटाइल कहते हैं। दोनों प्राथमिक मेमोरी के प्रकार हैं, मेन मेमोरी के प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन है, बी आर का फुल फॉर्म क्या होता है? बी आर का पूरा नाम क्या होता है? जल्दी से बताइए। बी आर का मतलब होता है वर्चुअल रियलिटी। क्या होता है? ऑप्शन बी, वर्चुअल रियलिटी होता है सही जवाब। और अगला क्वेश्चन पूछा है, इक्वल प्रोडक्ट यहाँ पे दिया है 50, इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसका मान कितना आएगा, ठीक है। और लिब्रे ऑफिस कैल्क में जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं उन पर भी हम आपको क्लास करा चुके हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ से लिब्रे ऑफिस की जो प्लेलिस्ट है उसमें ये भी क्लास आपको मिल जाएगा। वहाँ पे विद प्रैक्टिकल इन सभी फार्मूलों को आप समझ सकते हैं कि आखिर ये काम कैसे करते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट क्या करेगा? ये आपस में गुणा करा देगा, मल्टीप्लाई करा देगा। तो अगर हम 50 और -7 की आपस में गुणा करेंगे तो हमारा जवाब कितना होगा, आंसर कितना होगा? -350 हो जाएगा, ठीक है। प्रोडक्ट क्या करेगा? गुणा करेगा, ये ध्यान रखना है। इक्वल प्रोडक्ट, उसके बाद में जो भी यहाँ पे वैल्यू होगी और कॉमा के साथ जो भी वैल्यू होगी उसकी आपस में गुणा करेगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 34 भी पूछा है, 1024 बाइट बराबर है, किसके बराबर होता है 1024 बाइट? देखो सबके बारे में बता चुके हैं, बस ये है कि अगर आपने उसको देखा नहीं है सही से तो आपको नहीं पता होगा, बट अगर आप रेगुलर क्लास करते हैं तो आपको सारा कुछ पता होगा। और अगर नहीं करते हैं तो अब आगे से आप रेगुलर क्लास करिए। रेगुलर रहेंगे तो हम समय समय पर सारी चीज़ों को बताएंगे। जो बच्चे नवंबर या दिसंबर में एग्जाम देने वाले हैं तो हम हर चीज़ आपको समझाएंगे जो भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बट आपको सभी क्लास करने हैं, रेगुलर क्लास करने हैं। बीच में कोई क्लास मिस करते हैं तो हो सकता है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट बता दिया और आप उसको नहीं देख पाएंगे, तो इसलिए आप सारी क्लास को जरूर किया करें, ठीक है। 1024 बाइट बराबर होता है 1 KB के, 1 KB के यानी कि 1 किलोबाइट के बराबर होता है 1024 बाइट। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन हैं? यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? और इस पर भी हमने एक अलग से क्लास दी है जिसमें सभी इंपॉर्टेंट फाउंडर्स नेम बताए हैं, चाहे आपका पेटीएम हो, चाहे आपका फ़ोन पे हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो, सभी इंपॉर्टेंट फाउंडर नेम और फाउंडेशन कब हुआ उसके बारे में भी वहाँ पर हमने बता रखा है, ठीक है। तो आप उसको भी देख सकते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट की तो इसके जो संस्थापक हैं वो हैं बिल गेट्स। अगला क्वेश्चन, सॉरी आज की क्लास बस यहीं तक है और उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगी उसको लाइक करना, शेयर करना, और जो भी साथी चैनल पर नए हैं, पहली बार हैं, आप सभी का मोस्ट वेलकम है। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी ऑन करें ताकि नोटिफिकेशन भी आप सभी को मिलता रहे। और आप सभी अपने क्वेश्चन, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको आप हमारी वेबसाइट से पढ़ सकते हैं। इसके लिए आपको लॉगिन करना है www.cccbyfirst.com और यहाँ पर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। सभी मॉडल पेपर वहाँ पर लगे हुए हैं, उनके भी आप ऑनलाइन टेस्ट कर सकते हैं और अपने आप को जांच सकते हैं कि आप कितना स्कोर कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ से आज का PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और जो भी इंपॉर्टेंट PDF है वो आपको हमारी वेबसाइट पर भी मिल जाएंगे। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी आज का PDF आपको मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, गुड नाइट।